Hello everyone, welcome to our YouTube channel Visual Institute. My name is विकास जांगीड़। आज का जो हमारा ये स्पेशल सेशन है वो है क्लास 12th आरबीएसई मैथमेटिक्स के साल 2019 के पेपर सॉल्यूशन को लेकर। हम इस पेपर सॉल्यूशन को दो पार्ट में अपलोड करने वाले हैं, जैसा कि एक तो अभी हो रहा है और एक आज शाम को पार्ट सेकंड अपलोड होगा। पार्ट फर्स्ट के अंदर हम पहले 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और पार्ट सेकंड के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करने वाले हैं। हमारे इस पेपर की जो मार्किंग स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस प्रकार होती है। कुल 30 क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं और 80 मार्क्स का ये कंप्लीट एक पेपर होता है। क्वेश्चन जो है वो टोटल 4 सेक्शन में यहाँ पर बटे होते हैं, सेक्शन ए, बी, सी, डी या फिर सेक्शन अ, ब, स, द। सेक्शन जो ए होता है उसके 10 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क का होता है। ऐसा करके सेशन ए जो है वो टोटल 10 मार्क्स का होता है। सेशन जो बी होता है, जो सेक्शन अपना बी होता है, उसमें हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और टोटल इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 11 से लेकर 15 तक। ऐसा करके सेक्शन जो बी है वो भी कितने मार्क्स का हुआ, 10 मार्क्स का हुआ। सेक्शन जो सी है उसके अंदर हर क्वेश्चन होता है 3 मार्क्स का और उसके अंदर टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 25 तक, यानी कि सेक्शन सी हमारा हुआ 30 मार्क्स का। और जो लास्ट सेक्शन होता है सेक्शन डी, उसके अंदर हर एक क्वेश्चन होता है 6 मार्क्स का और यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29 एंड 30। ऐसा करके 5 क्वेश्चन जिसमें से हर एक क्वेश्चन 6 मार्क का है, तो टोटल यहाँ पे भी कितने मार्क्स हो जाते हैं, 30। तो ऐसा करके टोटल 80 मार्क्स का यहाँ पर ये बोर्ड का पेपर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा 2019 के मैथ्स का 12th क्लास का पेपर डिस्कस। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ फंक्शन f इज r टू r and f of x equals to sin x, g is r to r and gx is equals to x square, then find g of x। तो हमें यहाँ पे g of x निकालना है। fx दे रखा है sin x और gx दे रखा है x स्क्वायर। तो हमने क्या बात की कि g of x हमें अगर निकालना है तो हम g of x को क्या लिख सकते हैं, g of f of x। f of x की वैल्यू कितनी है, f of x है sin x। अब हमें g ऑफ x दे रखा है x स्क्वायर, हमें निकालना है g ऑफ साइन x। तो हम क्या करेंगे, x की जगह साइन x लिख लेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन x का स्क्वायर, और साइन x का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर x। तो ये हमारे पास आ गया g ऑफ x। तो ये हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है, साइन ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1/√2 का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है, आपको इनकी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। आपने 9th-10th क्लास के अंदर ऐसे याद कर रखी है कि जो tan इनवर्स जो 1 होता है वो होता है 45 डिग्री और cos इनवर्स 1/√2 भी कितना होता है, 45 डिग्री। तो हमने क्या लिख दिया, tan इनवर्स 1 है 45 डिग्री और cos इनवर्स 1/√2 भी कितना है, 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना हो गया, साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1। थर्ड क्वेश्चन है, दो मैट्रिक्स हमें इक्वल दे रखी है और हमें बताना है कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो हमें इतना मालूम है कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होती है तो उनके संगत अवयव भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो a प्लस बी इक्वल होगा 6 के, 4 तो 4 के इक्वल है ही, -3 तो -3 के इक्वल है ही, और ए बी इक्वल होगा 8 के। तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल हुआ 6 के और ए बी इक्वल हुआ 8 के। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, एक बार b की वैल्यू निकाली, वो आई मेरे पास 6 - a। इस b की वैल्यू को मैंने इधर रख लिया तो मुझे मिला a इंटू 6 - a इक्वल्स टू 8, ब्रैकेट खोला तो a इंटू 6, 6a माइनस a इंटू a स्क्वायर इक्वल्स टू 8। इसको अरेंज किया तो a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर किए अपन ने तो हमें मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2a प्लस 8 इक्वल्स टू 0। पहले दो टर्म में a कॉमन तो a माइनस 4 माइनस दूसरे दो टर्म में 2 कॉमन a माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो हमें मिल गया a माइनस 2 इंटू a माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो a की हमें दो वैल्यू मिल गई, a इक्वल्स टू 2 एंड a इक्वल्स टू 4। तो अगर a इक्वल्स टू 2 है तो b होगा कितना,
बी होगा 4, है ना, क्योंकि ए प्लस बी 6 और बी इक्वल्स टू क्या 6 माइनस ए, तो 6 माइनस 2 कितना हो गया 4। ऐसे अगर ए इक्वल्स टू 4 है तो बी कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 यानी कि 2। तो हमारा आंसर क्या होगा 2 और 4। तो या तो ए की वैल्यू 2 है या 4, और बी की वैल्यू अगर ए की 2 है तो बी की 4, ए की 4 है तो बी की 2। तो ये हमें मिल गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एक मैट्रिक्स गिवन है ए इक्वल्स टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और हमें निकालना है ए इनवर्स। तो हमें ए इनवर्स का फॉर्मूला मालूम है कि ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, 2/2 की मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालना बहुत इजी है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा कि जो मैट्रिक्स आपके पास लिख रखी है उसमें आप क्या कीजिए कि जो ये वाले एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनको आप इंटरचेंज कर लीजिए, कॉस थीटा है ना, दोनों कॉस कॉस ये तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। और ये दोनों एलिमेंट उनके आप साइन चेंज कर लीजिए, डायगोनल जो एलिमेंट है उनके आप क्या कर लिए साइन चेंज। तो यहाँ पे आ गया माइनस साइन थीटा और यहाँ पे आ गया साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट ए निकालना बहुत ईजी है। तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मिल गया अपन को कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि कितना होता है इक्वल्स टू 1। तो दोनों वैल्यूज अगर अपन यहाँ रखते हैं तो हमें ए इनवर्स मिल जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और डिटर्मिनेंट ए कितना है 1। तो 1 का डिवाइड करेंगे तो हमें डाटा वापस वही मिलेगा। तो ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इंटीग्रेट 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2x विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हमें एक चीज़ मालूम है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इनकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख ले तो हमें क्या मिल जाएगा, देखते हैं। 1 माइनस कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2x dx, मैं अगर इनको सब्सटीट्यूट करूँ तो 1 माइनस कॉस 2x की जगह मैंने लिखा 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थीटा नहीं एक्स में दे रखा है, और 1 प्लस कॉस 2x हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। 2 से 2 कैंसिल आउट, और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है टेन स्क्वायर एक्स। फिर हम क्या कर सकते हैं कि टेन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इनको क्या सेपरेट, तो इंटीग्रेट सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेट डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, डी एक्स का इंटीग्रेशन हुआ एक्स और प्लस सी, क्योंकि ये इनडिफाइंड इंटीग्रल है, अनिश्चित समाकल है, तो हमने प्लस सी कॉन्स्टेंट लगा दिया। तो ये हमारे पास आ गया आंसर, टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि दो वेक्टर दे रखे हैं 2i कैप माइनस जे कैप और i कैप प्लस 2j कैप। इनके बीच का हमें एंगल निकालना है, कोण निकालना है। तो हमने क्या किया कि 2i कैप माइनस जे कैप को बोल दिया ए वेक्टर, और i कैप प्लस 2j को हमने बोल दिया बी वेक्टर, i कैप प्लस 2j कैप। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल निकालना है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच हमने मान लिया एंगल कितना है, थीटा है। कितना है, थीटा। तो हमें फॉर्मूला मालूम है कि जो कॉस थीटा होगा वो होगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी। तो अगर ए वेक्टर जो है 2i कैप माइनस जे कैप है, तो मॉड ए या डिटर्मिनेंट ए कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस ए का स्क्वायर 1 यानी कि अंडर रूट 5। सिमिलरली मैग्नीट्यूड बी कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट बी कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 यानी कि ये भी कितना हो गया अंडर रूट 5। तो ये हमारे पास डाटा है। अब हम वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास कॉस थीटा मिलेगा हमें ए डॉट बी यानी कि 2i कैप माइनस जे कैप डॉट i कैप प्लस 2j कैप डिवाइडेड बाई रूट 5 इंटू रूट 5। अब डॉट कराने पे क्या ध्यान रखना है, i का i के साथ डॉट और j का j के साथ डॉट। तो 2i कैप डॉट i कैप, तो 2 इंटू 1 कितना हुआ 2
-1 इंटू प्लस का 2 कितना हुआ -2 डिवाइडेड बाई √5 इंटू √5 कितना हो गया 5। तो 2 - 2 कितना हो गया 0, और 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करेंगे 0 के अलावा तो हमें क्या मिलेगा 0। तो कॉस थीटा हमें मिल गया 0। तो इसका मीनिंग थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया 90 डिग्री। थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, क्योंकि कॉस थीटा 0 तभी होता है जब थीटा कितना होता है 90 डिग्री। तो ये हमारे पास आंसर मिल गया कि दोनों एक दूसरे की क्या है, परपेंडिकुलर है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है कि अगर मोड ए दे रखा है 10, मोड बी दे रखा है 2, ए डॉट बी दे रखा है 12, तो साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, जहाँ थीटा जो है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। तो हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला याद है। वो फॉर्मूला क्या है कि जो ए डॉट बी होता है वो होता है मोड ए मोड बी कॉस थीटा, मोड ए मोड बी कॉस थीटा। तो यहाँ अगर अपन वैल्यूज पुट कर ले तो ए डॉट बी हमें दे रखा है 12, मोड ए दे रखा है 10, मोड बी दे रखा है 2, ये कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू हमें मिल गई 12/10 इंटू 2। तो डिवाइडेशन करें तो 2 का भाग 12 में 6 बार और 10 में 5 बार, 2 का 6 3 बार, तो हमें कितना मिल गया 3/5। तो कॉस थीटा में मिल गया 3/5, लेकिन हमें निकालना है साइन थीटा। तो हमें एक और चीज़ मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 1। तो यहाँ से मिला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह रखा मैंने 3/5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9/25 इक्वल्स टू 1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 16/25, या फिर दोनों तरफ रूट लेने पे मिल जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5 प्लस माइनस का। हम श्योर नहीं है प्लस का आंसर आएगा या माइनस का। तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/5। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। दो बिंदु दे रखे हैं 1,0,0 एंड 0,1,1। इससे गुजरने वाली रेखा की दिक कोसाइन हमें निकालनी है, डायरेक्शन कोसाइंस हमें निकालने हैं। तो डायरेक्शन रेशियो निकालना तो बहुत इजी होता है। क्या करते हैं डायरेक्शन रेशियो के लिए कि जो हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उससे ही हम डायरेक्टली ABC यानी कि डायरेक्शन रेशियो निकाल देते हैं। ए होता है x2 - x1, तो 0 - 1 जो हमें मिल गया -1। बी होगा 1 - 0 यानी कि 1। सी होगा 1 - 0 यानी कि 1। तो ये हमने AB से निकाल दिया। फिर हमें निकालना है LMN यानी कि डायरेक्शन कोसाइन। तो LMN के फॉर्मूले जो हैं, L होता है A/√A² प्लस B² प्लस C²। तो यहाँ पे मैं √A² प्लस B² प्लस C² की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो वो हमें कितनी मिल जाएगी -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 + 1 + 1 यानी कि 3, तो √3। ओके स्टूडेंट्स, तो ए हमें है पता है -1 और √A² प्लस B² प्लस C² कितना आ गया √3। तो ये वैल्यू हमें मिल गई। ऐसी m निकालते हैं तो b डिवाइडेड बाई √A² प्लस B² प्लस C² इक्वल्स टू 1/√3, और n निकाला c डिवाइडेड बाई √A² प्लस B² प्लस C² इज इक्वल्स टू 1/√3। तो ये हमें मिल गया LMN। ये हमारा हुआ आंसर। 9th क्वेश्चन है हमारे पास। निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत सुसंगत क्षेत्र उत्तर प्रस्तिका में दर्शाइए। तो ये हमारे पास एक इनइक्वलिटी दे रखी है, ठीक है। तो हम एक रफ डायग्राम बनाते हैं ग्राफ का। आपको कॉपी में स्केल पेंसिल की हेल्प से बनाना है। मैं यहाँ पे रफली अपने पेन से बना रहा हूँ। तो हमें लाइन दे रखी है 2x + 3y लेस देन और इक्वल टू 6। ये लाइन नहीं है, एक्चुअली इनइक्वलिटी दे रखी है 2x + 3y लेस देन और इक्वल टू 6। तो सबसे पहले मैं इसको कन्वर्ट करूँगा एक लाइन में, यानी कि इक्वल लगा लूँगा जो हमें इनइक्वलिटी वाला साइन दे रखा है 2x + 3y = 6। अब इस लाइन को मैं इस ग्राफ पर शो करूँगा। तो हम क्या करते हैं, एक बार y की वैल्यू हमने रखी 0, तो हमें क्या मिल जाएगा 2x + 0 = 6। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, तो ये 3,0 ये पॉइंट हो गया। ऐसे मैंने एक बार क्या रख दिया, x 0 रखा तो 3y = 6, तो y की वैल्यू में मिल गई 2। ये y हमारे पास आ गया 2, 0,2।
तो इन दोनों पॉइंट से पास होकर ये लाइन पास हो रही होगी, तो इनको मैंने ज्वाइन कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन चेक करते हैं कि ग्राफ कैसा बन रहा है। तो ये जो लाइन है ये प्लस एक्स हो गया, ये प्लस वाई, और ये ओरिजिन हो गया। ये जो लाइन है इस पूरे ग्राफ को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, ठीक है। एक इस लाइन के ऊपर और एक इस लाइन के नीचे। एक इस लाइन के ऊपर है और एक इस लाइन के नीचे है। हमारा कौन सा राइट होगा, तो हम इनइक्वलिटी चेक करते हैं। तो इस लाइन ने जो दो टुकड़े कर दिए, तो मैं क्या करता हूँ, इस लाइन के एक तरफ ये जो ओरिजिन आ रहा है 0,0, ये पॉइंट में रखता हूँ इस इनइक्वलिटी के अंदर। अगर ये इसको सेटिस्फाई करता है तो ये वे मेरा जोन राइट होगा, नहीं करता है तो दूसरा वाला मेरा जो जोन है, दूसरा वाला जो क्षेत्र है, वो मेरा इस इनइक्वलिटी का राइट होगा। तो 0,0 रखने पर इस इक्वेशन के, इस क्वेश्चन की इनइक्वलिटी के अंदर, तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 इज लेस देन और इक्वल टू 6, यानी कि 0 प्लस 0 क्या 6 से छोटा है। ऑब्वियसली 0 6 से छोटा होता है, तो ये हमारा राइट हो गया। यानी कि 0 जिस तरफ है वो हमारा एरिया राइट है, यानी कि ये वाला एरिया हमारा क्या है, राइट है। ये वाला एरिया राइट नहीं है, नीचे वाला हमारा एरिया क्या है, राइट है। फिर कंडीशन दे रखी है x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर और इक्वल टू 0, y ग्रेटर और इक्वल टू 0, यानी कि पहला चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि x और y दोनों पॉजिटिव एक ही क्वाड्रेंट में होते हैं, वो होता कौन सा, पहला। तो पहले में हमारा आंसर है, पहले में हमारा आंसर है, और इस लाइन के नीचे मेरा आंसर है। तो मेरा जो एरिया जो हो गया, सुसंगत जो क्षेत्र हो गया, रीजन ऑफ विजिबल हो गया, वो ये वाला हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, यदि P ऑफ A 0.6 है, P ऑफ B 0.3 है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B 0.2 है, तो हमें निकालना है P ऑफ A स्लैश B, यानी कि प्रोबेबिलिटी निकालनी A की जबकि B इवेंट हो चुका है। तो हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला याद है इसका, कि P ऑफ A स्लैश B जो है वो होता है P A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई P ऑफ B। तो ये सारे डाटा हमें गिवन है। तो P A इंटरसेक्शन B हमें दे रखा है 0.2, P ऑफ B हमें मालूम है 0.3। तो पॉइंट से पॉइंट अगर हम हटा लें तो हमें आंसर क्या मिल गया, 2/3। तो ये हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, यदि f ऑफ x दे रखा है x-3 डिवाइडेड बाई x+1, तो हमें निकालना है f ऑफ x। ठीक है, तो एक संयुक्त फलन, एक कॉम्पोजिट फलन निकालना है, कॉम्पोजिट फंक्शन हमें निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं, मैंने लिखा f ऑफ x। तो हम यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू पुट करते हैं। f ऑफ और f ऑफ x जो है वो है x-3 डिवाइडेड बाई x+1। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ये जो f है उसके अंदर दे रखा है x-3 अपॉन x+1, और हमें मालूम है f ऑफ x होता है x-3 अपॉन x+1। तो f ऑफ x-3 डिवाइडेड बाई x+1 निकालने के लिए मैं x की जगह रख लूँगा x-3 डिवाइडेड बाई x+1, तो मुझे मिल जाएगा x-3 डिवाइडेड बाई x+1 -3 डिवाइडेड बाई x-3 अपॉन x+1 +1। ओके, फिर हमने इसको सॉल्व थोड़ा सा किया, एलसीएम लिया, तो ऊपर एलसीएम आया x+1, आंसर में ऊपर मिलेगा x-3 टाइम्स x+1। नीचे भी ऐसे ही हमने एलसीएम लिया, x+1 x-3 प्लस x+1 इंटू 1, सेम थिंग। x+1 से x+1 हो गया कैंसिल आउट, तो हमें मिला f ऑफ x -3 डिवाइडेड बाई x-3 प्लस x+1। तो ये चीज़ हमारे पास आई, x-3x हुआ माइनस का 2x, -3 हुआ माइनस का 6
डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एक्स हुआ 2x और -3 + 1 हुआ -2। ये हमारे पास मिल गया। अब इसको एक बार और हम सॉल्व करेंगे। तो हमने लेफ्ट साइड वाला पोर्शन इरेज कर दिया। अब f ऑफ -2x-6 डिवाइडेड बाई 2x-2 में को मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर से मैंने -2 कॉमन लिया तो अंदर मिला x+3, नीचे से मैंने 2 कॉमन लिया तो मुझे मिला x-1। तो इसको हल्का सा सॉल्व किया तो 2 से 2 हो रहा है कैंसिल आउट, तो ब्रैकेट के अंदर हमें मिल गया -x+3 डिवाइडेड बाई x-1। ओके, तो अब ये वैल्यू हम वापस रख लेते हैं। x की जगह इस बार मैं रखूंगा -x+3 डिवाइडेड बाई x-1। तो हमने रखा -x+3 डिवाइडेड बाई x-1 -3 डिवाइडेड बाई -x+3 अपॉन x-1 +1। एलसीएम लिया तो नीचे एलसीएम बना x-1, ऊपर सॉल्व किया तो -x-3 -3x +3 डिवाइडेड बाई, नीचे भी एलसीएम हमारे पास आ रहा x-1, सॉल्व किया -x-3 +x-1। तो हमने x-1 से x-1 को कर दिया कैंसिल आउट। तो हमारे पास ऊपर मिल रहा है -x -3x, यानी कि कितना हुआ -4x, और -3 + 3 हो गया कैंसिल आउट। डिवाइड में हमें मिल रहा है -x -3 + x-1, तो -x से +x कैंसिल आउट, और -3 -1 हुआ -4, फिर -4 से -4 हो गया कैंसिल, तो हमें क्या आंसर मिल गया x। तो बहुत सिंपल सा आंसर हमें मिला है। क्वेश्चन भले ही बहुत बड़ा दिख रहा था लेकिन आंसर हमें बहुत सिंपल सा मिला है x। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। दो मैट्रिक्स गिवन है A और B। A है 2 3 -1 4, B है 1 -1 2 5। हमें प्रूफ करना है कि ट्रांसपोज ऑफ ए बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो हम क्या करते हैं, सारी डाटा पहले एक बार निकाल देते हैं कि ए बी का ट्रांसपोज क्या है, ए ट्रांसपोज क्या है, बी ट्रांसपोज क्या है। तो हमें ए गिवन है 2 3 -1 4, तो ए ट्रांसपोज कितना हो गया। ट्रांसपोज का मीनिंग क्या है, रोज को कॉलम बना लो और कॉलम को रोज बना लो। तो 2 3 आ जाएगा अब कॉलम -1 और ये 4, तो ये हो गया ए ट्रांसपोज। सिमिलरली बात करते हैं बी की, तो बी है 1 -1 2 एंड 5, तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1 2 -1 एंड 5। ये चीज़ हमें मिल गई। फिर बात करते हैं ए बी की, ए मल्टीप्लाई बी, तो ए बी क्या होगा वो भी निकाल लेते हैं अपन। तो ए हमें गिवन है 2 3 -1 4, बी हमें गिवन है 1 -1 2 एंड 5। इनका करना मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में क्या रो होती है, मल्टीप्लाई कॉलम के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 1 2 + 3 × 2 6, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 2 × -1 -2 + 3 × 5 15, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 × 1 -1 4 × 2 8, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 × -1 1 5 + 4 5 × 4 = 20। तो हमें कितना मिल गया 6 + 2 हो गया 8, -2 + 15 हो गया प्लस का 13, -1 + 8 हो गया 7, और 1 + 20 हो गया 21। तो ये हमने निकाल दिया ए बी। ओके, अब हम क्या करते हैं, ए बी का ट्रांसपोज निकाल लेते, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड पूरी मिल जाएगी, फिर हम राइट हैंड साइड निकाल लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ए बी कितना आ गया, ए बी हमें मिल गया था 8 13 7 21। तो ए बी का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, तो इसकी रोज को कॉलम बना लो, कॉलम को रोज बना ले, तो हमें मिल जाएगा 8 8 7 13 एंड 21। ये हमें यहाँ पे डाटा मिल गया। फिर हम बात करते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की। तो
ये तो हमें मिल गई लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज जो राइट हैंड साइड दे रखी है, जो हमें चीज़ प्रूफ करना है, तो बी ट्रांसपोज कितना हमने निकाला था अभी, कि जो बी था उसका हमने रो कॉलम को इंटरचेंज कर लिया, तो क्या मिल गया था 1 2 -1 5। ए हमारे पास क्या है, ए ट्रांसपोज वो हो जाएगा 2 -1 3 एंड 4, ठीक है। इनको हमने मल्टीप्लाई करवाया, तो फर्स्ट लाइन फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 2 2, 2 × 3 6, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 × -1 -1, 2 × 4 8, सेकेंड लाइन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 × 2 -2 + 5 × 3 15, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो -1 × -1 +1 5 × 4 20। तो ये हमें डाटा कितना मिल गया, 2 + 6 8, -1 + 8 7, -2 + 15 13, 1 + 20 21। तो आपको दिख रहा है कि ए बी का ट्रांसपोज आया 8 7 13 21, और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी की तारा 8 7 13 21। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ए बी का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की। ये एक प्रॉपर्टी भी होती है, आपको याद भी होगी। तो ये हमारा, हमने इसको प्रूव कर लिया। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, एक फलन दे रखा है एफ ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू इस टाइप से डिफाइन है कि जब x नॉट इक्वल टू 0 है तो फंक्शन है साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स, और जब x इक्वल टू 0 है तो फंक्शन है k। हमें ये भी चीज़ गिवन है कि बिंदु x बराबर 0 पर ये कंटिन्यूस है, संतत है। x इक्वल टू 0 पर यह फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो हमें निकालना है k का मान, k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो क्योंकि हमें ये चीज़ गिवन है कि कंटिन्यूस है, तो हम ये प्रूफ नहीं करेंगे कि यहाँ पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है। कंटिन्यूस का मीनिंग क्या होता है कि जिस पॉइंट पर बात कर रखी है कंटिन्यूस है, वहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर वैल्यू, तीनों चीज़ बराबर आनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कोई भी दो चीज़ उठा लेते हैं और के की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग तो एफ ऑफ 0 हमें गिवन है के, क्योंकि 0 पर वैल्यू के दे रखी है। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट निकाल देता हूँ तो मेरा काम चल जाएगा, दोनों निकालने की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। तो हम राइट हैंड लिमिट निकाल देते हैं, जिससे हम क्या होगा कि एक्स की जगह मैं रख लूँगा 0 + h, क्योंकि 0 प्लस की बात कर रहे अपन। तो हमें निकालनी राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 + f ऑफ x, 0 पर निकाल रहे हैं इसलिए हमने क्या कर दिया, 0 की जगह रख लिया 0 + h, और h टेंडिंग टू यहाँ पर हो गया 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 0 + h होता है h। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 0 + h यानी कि h, तो x 0 नहीं है, तो हमारा फंक्शन जो होगा x साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स, और x की जगह मैं लिख लूँगा h, तो मुझे मिल जाएगा साइन h अपॉन h प्लस कॉस h, और यहाँ पर जो लिमिट है वो है लिमिट s टेंडिंग टू 0। ये हमें चीज़ मिल गई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको फॉर्मूला मालूम है साइन एक्स अपॉन एक्स का, जब x टेंडिंग टू 0 होता है तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे भी वही केस बन रहा है, साइन h अपॉन h होगा 1, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर, प्लस कॉस h में अगर h की वैल्यू मैं 0 रख लेता हूँ, h क्योंकि h टेंडिंग टू 0 है, तो कॉस 0 भी होता है 1। तो 1 + 1 हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया। 1 + 1 हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया। तो अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो जो राइट हैंड लिमिट निकाली है वो एफ ऑफ 0 के इक्वल आएगी, तो यानी कि के की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 2। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप निकालते भी हैं तो भी आंसर में कुछ फ़र्क नहीं आएगा, आंसर वही आपको मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर यहाँ पर हो गया k = 2। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, इंटीग्रेट 1/cos² 3x + 2 विथ रेस्पेक्ट टू x। हमें 1/cos² ऑफ 3x + 2 का इंटीग्रेशन करना है, समाकलन हमें करना है। तो बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन हमें निकालना है, 1/cos² ऑफ 3x + 2 का विथ रेस्पेक्ट टू x। तो 1/cos² x क्या होता है, sec² x। तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, sec², और x की जगह दे रखा है 3x + 2 dx। अब sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है tan x। तो हमने क्या लिख दिया, tan 3x + 2, ठीक है। आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है कि अगर x की जगह ax + b है, x की जगह अगर ax + b है, a b जहाँ पर कांस्टेंट है, तो जो भी आपने आंसर निकाल रखा है उसमें आप a का कर लेना डिवाइड। तो यहाँ पे a कितना है
3, तो हमने 3 का डिवाइड कर लिया, ठीक है स्टूडेंट, और प्लस हमने लगा लिया सी। तो ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड थिंग, अगर इसको हम लॉन्ग मेथड से करें, फॉर्मूले से ना करके, जो मैंने यहाँ पे डिवाइड बाई ए किया है, तो आप क्या कर सकते हैं इसकी जगह कि 3x + 2 को आप मान लीजिए t, फिर डिफ्रेंशिएट कीजिए तो आपको मिलेगा 3dx = dt। dx की वैल्यू आपके पास आ गई dt/3, ठीक है। फिर ये वैल्यू आप यहाँ पुट कीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, sec² t dt/3। अब इसका इंटीग्रेट करना है तो sec² t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan t, फिर आप t की जगह वापस रख लेना 3x + 2, और जो डिवाइड का 3 जो मैंने फॉर्मूले में बता रखा प्रॉपर्टी में, वो भी आपको यहाँ पे मिल रहा है डिवाइड का 3। तो सेम प्रोसेस है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे इसमें। तो हमारा आंसर क्या हो गया, tan of 3x + 2 / 3 + c कॉन्स्टेंट। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं सदिश i कैप + 2j कैप + 2k कैप और 3i कैप - 2j कैप + k कैप से निरूपित हो, यानी कि हमें 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल दे रखी है, i कैप + 2j कैप + 2k कैप और 3i कैप - 2j कैप + k कैप, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, हमें इसका एरिया निकालना है। तो सिंपल सा वेक्टर फॉर्म के अंदर हमें एक ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला याद है कि जो एरिया होता है वो होता है 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ a क्रॉस b। जो उसकी दोनों साइड्स हैं, जो दोनों एडजेसेंट साइड्स उसकी दे रखी है हमें, उनका जो हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे उसका हम कर लेंगे डिटर्मिनेंट, और फिर उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले a क्रॉस b निकाल लेते हैं कि a क्रॉस b होगा कितना। तो a क्रॉस b की वैल्यू हम निकालते हैं। हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, a को मान रखा है i कैप + 2j कैप + 2k कैप, और बी वेक्टर हमने ले लिया 3i कैप - 2j कैप + k कैप। ये हमने डाटा ले लिया। अब a क्रॉस b निकालने के लिए हमने लिखा i कैप j कैप k कैप। ए वेक्टर में कौन कौन है कॉफिशिएंट i j k के 1 2 2, बी वेक्टर में है 3 - 2 एंड 1। ओके, अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो मुझे मिलेगा आई कैप के साथ मिलेगा 2 × 1 2, 2 × -2 यानी कि -4, 2 + 4 हो जाएगा 6i कैप, माइनस 1 × 1 1, 2 × 3 6, 1 - 6 हुआ माइनस का 5, लेकिन आगे माइनस दे रखा है तो 5j कैप, प्लस के कैप के साथ आएगा 1 × -2 -2, 2 × 3 6, -2 - 6 हो जाएगा माइनस का 8, तो यहाँ पे माइनस का 8 के कैप। ये हमें चीज़ मिल गई। फिर हम क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट a क्रॉस b क्या हो जाएगा, √6² + 5² ± 8²। तो 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 100 तो ही हो गए, और 5 का स्क्वायर 25, तो 100 और 25 कितना हो गया 125, तो 125 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एरिया वो हो जाएगा इसका हाफ, तो डेल्टा हो गया 1/2 √125 यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट। √125 को मैं लिख सकता हूँ 5√5, तो हमें आंसर मिल गया 5√5 / 2 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा यहाँ पर हो गया आंसर। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना था, फिर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, आराम से निकाल सकते हैं। फिर उसका हमने डिटर्मिनेंट सारणी का मान निकाल दिया, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया, और फॉर्मूले के अंदर अपने वैल्यू पुट कर दी, और एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर यूनिट, तो हमने आंसर के साथ उसको लिख लिया। तो हमारा आंसर आ गया 5√5 / 2 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है कि हमें प्रूफ करना है cos इनवर्स 63 / 65 + 2 tan इनवर्स 1/5 = sin इनवर्स 3/5 होगा। और इसके ऑप्शन में हमें एक और क्वेश्चन दे रखा है कि tan इनवर्स 3x + tan इनवर्स 2x = π/4 को सॉल्व कीजिए, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो हम पहले एक फर्स्ट पार्ट को इसको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो पहला पार्ट है उसके अंदर हमें प्रूफ करना है cos इनवर्स 63/65 + 2 tan इनवर्स 1/5 = sin इनवर्स 3/5 होगा। तो हम क्या करते हैं, इसकी सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS के अंदर क्या डाटा दे रखा है, वो दे रखा cos इनवर्स 63/65 + 2 टाइम्स tan इनवर्स 1/5।
तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉस इन्वर्स को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसके अंदर, टेन इन्वर्स के अंदर। तो हमने क्या कर दिया, कॉस इन्वर्स 63/65 को मैंने बोल दिया थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा मुझे मिल गया 63/65। तो यहाँ से टेन थीटा निकालना बहुत इजी हो गया, क्योंकि कॉस थीटा जो होता है वो होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस या फिर बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा में क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हमारे पास आ जाएगी 63, तो बेस का हो गया, परपेंडिकुलर हमें मिलेगा 65² माइनस 63² का होल रूट, तो वो हो जाएगा 16। तो यहाँ से जो टेन इन्वर्स मिल जाएगा वो हमें हो जाएगा, सॉरी यहाँ से जो हम कॉस इन्वर्स को टेन इन्वर्स में कन्वर्ट करेंगे वो हमें मिल जाएगा टेन इन्वर्स 16/63। ये हमें चीज़ मिल गई 16/63। फिर बात करते हैं 2 tan इनवर्स 1/5 की। तो इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर ले, तो ये 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला अगर अपन लगा लें तो tan इनवर्स 2 × 1/5 डिवाइडेड बाई 1 - 1/5 का स्क्वायर, यानी कि tan इनवर्स 16/63 प्लस tan इनवर्स 2/5 माइनस 1/25। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई tan इनवर्स 16/63 प्लस tan इनवर्स 2/5 डिवाइडेड बाई 1 - 1/25 को हम लिख सकते हैं, डिवाइड वाली चीज़ हो जाएगी 24/25। तो ये हमें मिल जाएगा सॉल्व करने पर 2/5 डिवाइडेड बाई 24/25। तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट ये जो डाटा हमें मिल जाएगा वो हो जाएगा 5/12। कैंसिल कटा के जो हमारे पास डाटा मिलेगा वो होगा 5/12। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो वो पेज मैंने इरेज कर दिया, तो वापस मैं डाटा लिख लेता हूँ जो हमें मिले थे, कि जो कॉस इनवर्स 63/65 था उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया था कि इसके अंदर टेन इनवर्स 16/63, और जो 2 tan इनवर्स 1/5 है वो मेरे पास आ गया था tan इनवर्स 5/12। अगर कहीं कैलकुलेशन समझ में नहीं तो आप एक बार खुद करके देख लीजिएगा, वही आंसर आएगा। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया। फिर tan इनवर्स को ऐड करना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा के, तो हमें मिलेगा tan इनवर्स 16/63 प्लस 5/12 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 16/63 इंटू 5/12। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ सॉल्व करा के, जो मैंने अलग से रफ में सॉल्व कर रखा है। तो वो हमें मिलता है यहाँ पर tan इनवर्स 3/4। ठीक है, ये आपके पास आएगा 507/676 आएगा tan इनवर्स के अंदर। फिर ये दोनों चीज़ें कटेगी तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 3/4 हमें यहाँ से मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब राइट हैंड साइड की अगर बात करें तो राइट हैंड साइड में दे रखा है साइन इनवर्स 3/5। तो इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो हमने लिख दिया tan इनवर्स। तो साइन इनवर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो tan इनवर्स क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट। एडजेसेंट हमें कैसे मिलेगा, हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर हम घटाएंगे और उसका रूट ले लेंगे। तो क्या चीज़ मिल जाएगी, tan इनवर्स 3/5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 कितना हुआ 16 और उसका रूट कितना हुआ 4। तो मिल गया tan इनवर्स 3/4। तो लेफ्ट हैंड साइड में यही आ रही है, राइट हैंड साइड भी ये आ रही है, तो LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS, यानी कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसके चलते हैं अल्टरनेट ऑप्शन पर। अब ये जो हमारे पास सेकंड जो क्वेश्चन है 16 का, वो है tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x इक्वल टू π/4 को सॉल्व करना है, यानी कि यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x को हम ऐड कर सकते हैं, वो फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का लगाकर। ठीक है, तो tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 3x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x इंटू 2x इक्वल्स टू π/4। तो हमें चीज़ मिल गई tan इनवर्स 5x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल्स टू π/4। फिर हमने क्या किया, दोनों तरफ tan लिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स tan इनवर्स
5x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 6x² इक्वल्स टू 10 π/4। तो 10 tan इनवर्स ये आपको मालूम है, यहाँ से हट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा 5x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 6x² इक्वल्स टू 10 π/4 कितना होता है 1 होता है। ठीक है, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगी इक्वेशन 5x इक्वल्स टू 1 माइनस 6x²। अरेंज किया इसको तो मिलेगा 6x² प्लस 5x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हमें मिल गई क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण। श्रीधराचार्य फॉर्मूला से आप इसकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे इसकी डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ क्योंकि आप आराम से निकाल सकते हैं, छोटी क्लास के अंदर आपने सीख रखा है। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 5 के 2 टुकड़े हम लेंगे 6 और माइनस का 1। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हमारे पास वैल्यू आएगी, एक तो मिलेगा x इक्वल्स टू 1 और एक हमें मिलेगा यहाँ से -1/6। ये दो हमें यहाँ से डाटा मिले, आप इसको कैलकुलेट करके क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया, एक तो x इक्वल्स टू 1 आया है और एक हमें मिला है x इक्वल्स टू -1/6। दो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दे रखी है 1 + a b c a 1 + b c a b 1 + c। इसकी वैल्यू हमें प्रूफ करने की आएगी 1 + a + b + c। ये हमें प्रूफ करना है कि इस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा 1 + a + b + c। जनरली इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि हमें डायरेक्ट डिटर्मिनेंट को सॉल्व नहीं करना है ना, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज यूज़ करके इसका आंसर निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसकी LHS लेते हैं। हमारे पास LHS है वो दे रखी है 1 + a b c a 1 + b c a b 1 + c। फिर हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास आंसर दे रखा है वो दे रखा 1 + a + b + c। तो हमारी यही ट्राई रहेगी कि इस डिटर्मिनेंट के अंदर कोई भी रो या कोई भी कॉलम जो है उसके अंदर ये फैक्टर बन जाए 1 + a + b + c, हर एक एलिमेंट के अंदर बन जाए उस रो या कॉलम के, जिससे हम उसको कॉमन बाहर निकाल देंगे। तो हम इसको अगर देखें तो अगर मैं पहले कॉलम, दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम को आपस में जोड़ दूं तो मुझे 1 + a + b + c मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं कि कॉलम 1 जो है हमारे पास उसको लिख लेते हैं कॉलम 1 + कॉलम 2 + कॉलम 3। तो ऐसा करने पर जो हमें चीज़ मिल जाएगी, जो हमें डिटर्मिनेंट मिलेगा वो मिलेगा, तीनों कॉलम के एलिमेंट्स को हमने जोड़ा तो 1 + a + b + c a + 1 + b + c a + b + 1 + c। यानी कि चीज़ सेम है, बस टर्म्स आगे पीछे दे के बाकी दोनों कॉलम को मैंने एज इट इज़ रख दिया। ओके स्टूडेंट्स, फिर हमने क्या किया कि जो 1 + a + b + c जो पहले कॉलम के हर एक एलिमेंट में है इसको मैंने बाहर कॉमन निकाल दिया। तो बाकी डिटर्मिनेंट क्या बच गया 1 b c 1 1 + b c 1 b 1 + c। ओके, तो हमारा आंसर तो मुझे मिल चुका है ये वाला। तो यानी कि इस डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 1। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो फिर डिटर्मिनेंट का जब हमें वैल्यू निकालनी है, डिटर्मिनेंट निकालना है, तो हम क्या करते हैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम के दो एलिमेंट को हम 0 के इक्वल लेके आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके। तो वो भी हम काम कर लेते हैं। तो इस पेज को मैं इरेज करता हूँ। तो हमारे पास जो आंसर अभी तक मिला था, जो हमें वैल्यू मिली थी वो थी 1 + a + b + c और डिटर्मिनेंट के अंदर था 1 1 1 b 1 + b b c c 1 + c। ठीक है, अब हम करते हैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम के दो जो अपने पास डाटा है, दो जो एलिमेंट है उसको हम 0 बना लेते हैं। तो सिंपली हमें यहाँ दिख रहा है कि अगर R2 में चेंज करूँ, मैं R2 को अगर R2 को अगर R1 से घटा लूँ तो 1 + b v में से घटेगा, 1 में से 1 0 हुआ, c में से c 0 हुआ। ऐसे ही अगर हम R3 में चेंज करें कि R3 माइनस कर लेते हैं R1, तो ये ऐसा कैसा हमें एक और केस मिल जाएगा। तो देखते हैं इसको सॉल्व करने से हमें क्या मिलता है 1 + a + b + c और डिटर्मिनेंट क्या हमें अंदर मिल रहा है। पहली लाइन तो हमें एज इट इज रख लेते हैं 1 b c, फिर 1 - 1 0, 1 + b - b 1 c - c 0, 1 - 1 0 b - b 0 1 + c - c 1। तो ये जो हमें डिटर्मिनेंट मिला है तो हम इसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। कैसे कि जब भी ये 0 0 0 डायगोनल के एक तरफ आ जाए
तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होता है, डायगोनल के एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। नहीं तो आप निकाल के देख लीजिए, 1 आएगा, फिर 0 × 0 हो गया, 0 0, फिर दूसरी साइड C × 1 × 0 0, 0 × 0 × 1 0, 1 × B × 0 0। तो सिंपली कह सकते हैं कि जब भी डायगोनल के एक साइड जो है वो सारे के सारे एलिमेंट 0 हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर होता है उस डायगोनल के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई, यानी कि 1 × 1 × 1, जो कि क्या हो जाएगा 1। तो हमें आंसर क्या मिल गया, 1 + A + B + C, जो कि RHS है, यानी कि LHS और RHS इक्वल आ गई, तो हमने इसको प्रूफ कर लिया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, 3 इक्वेशन दे रखी है, x + y + 2z = 0, x + 2y - z = 9, x - 3y + 3z = -14। हमें इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैट्रिक्स मेथड होता क्या है कि मैट्रिक्स मेथड के अंदर हम इस टाइप से इक्वेशन को अरेंज करते हैं, ax = b, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो a दोनों तरफ हमने इस इक्वेशन के a इन्वर्स से मल्टीप्लाई कराया, तो a इन्वर्स × a, तो वो तो हट गया, और राइट हैंड साइड में मिल गया a इन्वर्स b। तो हमें ये काम करना है, x = a इन्वर्स b। ठीक है, अब ये a और b क्या होता है कि जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, x + y + 2z = 0, x + 2y - z = 9, x - 3y + 3z = -14। तो इसके अंदर कि जो x y z के जो कॉफिशिएंट हैं वो होते हैं मैट्रिक्स A की फॉर्म में, यानी कि 1 1 2, है ना, ये x y और ये z। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 1 2 -1, ये मैं x y z के कॉफिशिएंट इस मैट्रिक्स के अंदर रख रहा हूँ। थर्ड इक्वेशन में 1 -3 + 3, तो ये हमें मिल गया A। अब B क्या होता है, B होता है तीनों इक्वेशन के जो इक्वल में जो है, यानी कि 0 9 और -14 है, ये होगा B। तो हम B लिख लेते हैं यहाँ पर। B हमारे पास क्या है, 0 9 एंड -14। ठीक है, और यहाँ पर जो अपना x है वो x यहाँ पर क्या है, स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z, जो कि हमारे वेरिएबल है जिनका हमें आंसर यहाँ पर निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा काम रहेगा सबसे पहले a इन्वर्स फाइंड करना। हमें a मालूम है 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3। हम a इन्वर्स फाइंड करेंगे, फिर a इन्वर्स का b के साथ हम कर लेंगे प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई गुणा करवा लेंगे, जिससे हमें x y z की आंसर्स मिल जाएगी। तो हम निकालते हैं a इन्वर्स। इसके लिए मैं इस पेज को वापस इरेज करता हूँ। तो हमारे पास जो भी a हमें मिला है वो a है हमारे पास 1 1 2 1 2 -1 एंड 1 -3 3। हमें निकालना है इसका a इन्वर्स। तो a इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है a इन्वर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट a। ये चीज़ हमें मालूम है। ठीक है, तो हम पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, आप ध्यान से उसको समझिएगा। एडजॉइंट ऑफ ए क्या करते हैं, हम सबके इनके कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर्स निकालने के बाद हम उसका क्या कर देंगे, उस मैट्रिक्स से हम ट्रांसपोज ले लेंगे, तो वो हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इन सब का कोफैक्टर निकाल के उसका क्या कर दूंगा, ट्रांसपोज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं कि जैसे मुझे इस 1 का कोफैक्टर निकालना है, पहले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, तो ये लाइन और ये कॉलम मैंने हटाया, 2 × 3 हुआ 6 माइनस -1 × -3 हुआ प्लस का 3, तो 6 - 3 कितना हो गया 3, तो हमने लिख दिया 3। ठीक है, फिर सेकेंड एलिमेंट का हमने निकाला 1 का, तो ये लाइन और ये कॉलम हमने हटाया, तो मिला 1 × 3 3 -1 × 1 माइनस का 1, तो 3 माइनस -1, तो ये हमारे पास क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या ध्यान रखना है कि अल्टरनेट एलिमेंट के हम माइनस लगाएंगे। क्यों, क्योंकि जो आपने फॉर्मूला अगर आपने याद कर रखा हो तो कोफैक्टर के हर एक एलिमेंट के साथ लगता है -1 की पावर i + j। तो जो सेकेंड एलिमेंट हमारे पास है पहली रो का, उसके लिए i तो है 1, j है 2, तो -1 की पावर हो गया 1 + 2 यानी कि 3, तो -1 की पावर ओड आ गई, तो हमें आंसर किस मिलेगा, नेगेटिव। ठीक है, तो जो भी आंसर आया उसका हमने माइनस ले लिया। फिर हम तीसरे एलिमेंट की बात करते हैं, 2 की।
तो ये लाइन और ये कॉलम गया, तो 1 इंटू -3 -3, 2 इंटू 1 2, तो -3 -2 हो गया -5। इसके एलिमेंट की बात करते हैं, इस सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट की। 1 का होगा, ये लाइन और ये कॉलम गई, तो 1 इंटू 3 3, 2 इंटू -3 6, तो 3 माइनस माइनस 6 यानी कि हमें कितना मिल गया, 9 मिल गया। फिर हम इस 9 के आगे क्या लगा लेंगे, माइनस, क्योंकि ये आई यहाँ पे 2 है और जे यहाँ पर कितना है, 1 दे रखा है। फिर हम बात करते हैं इस 2 की, तो इस 2 के लिए हमने चेक किया, तो 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 1 2, तो 3 - 2 कितना हो गया, 1। तो इस -1 के लिए हम देखते हैं, तो -1 के लिए -1 वाली लाइन और कॉलम गायब किया हमने, तो 1 इंटू -3 हुआ -3 और 1 इंटू 1 हुआ 1, तो -3 -1 हो गया हमारे पास कितना, -4। -4 जो हमें मिला है, हम क्या करेंगे, इसके बाद इसका माइनस ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा 4, क्योंकि ये है थर्ड कॉलम का और सेकेंड लाइन का। 2 + 3 कितना हो गया, 5, तो -1⁵ हुआ नेगेटिव, तो हमारे पास जो भी आंसर है उसका हम नेगेटिव ले लेंगे यहाँ पर। फिर हम तीसरी लाइन के पहले एलिमेंट की बात करते हैं 1 की, तो लाइन और कॉलम गायब किया, तो 1 इंटू -1 -1, 2 इंटू 2 4, -1 -4 हुआ -5। फिर थर्ड लाइन सेकंड एलिमेंट की बात करते हैं, तो लाइन कॉलम गायब किया तो हमें मिला 1 इंटू -1 -1, 2 इंटू 1 2, -1 -2 हुआ -3। -3 का हम ले लेंगे नेगेटिव, क्योंकि थर्ड लाइन सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो यहाँ पे -1⁴ आएगी, 3 + 2 यानी कि 5। तो माइनस लेने पर हमें क्या मिल जाएगा, ये -3 इंटू माइनस हो गया +3। फिर लास्ट एलिमेंट थर्ड लाइन थर्ड कॉलम की बात करें, तो 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 1 1, 2 -1 हुआ 1। अब इसका हम कर लेंगे ट्रांसपोज, जिस समय एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो इक्वल होगा वो होगा 3 9 -5 -4 1 3 -5 4 1 के। तो हमें ये चीज़ यहाँ पे मिल गई। फिर बात करते हैं डिटर्मिनेंट ए की, और हम फिर उसका ए इनवर्स निकाल देंगे। मैं डिटर्मिनेंट ए यहाँ पे डायरेक्टली निकाल रहा हूँ। चलो अगले पेज पे इसको निकाल लेते हैं, इसको अभी फिलहाल इरेज कर लेते हैं अपन। तो ए हमारे पास थी 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3। तो इसका जो डिटर्मिनेंट ए है वो हमें मिलेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 6, प्लस 1 इंटू -3 इंटू 2 यानी कि -6, प्लस 1 इंटू 1 इंटू -1 यानी कि -1, फिर माइनस 2 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 4 -1 इंटू -3 इंटू 1 यानी कि +3, 3 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि +3। तो 6 -6 तो हो गया कैंसिल, माइनस का 1 और माइनस का ब्रैकेट के अंदर मिला 10, तो -1 -10 हो गया कितना, -11। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए आ गया। तो अब हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट है -11, तो -1/11, और एडजॉइंट ऑफ ए हमने कितना निकाल रखा है, वो हमारे पास आया है 3 -4 -5, सॉरी 3 -9 है यहाँ पर, 3 -9 -5 -4 1 3 -5 4 एंड 1। ये हमारे पास ए इनवर्स निकल गया। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि हमारे पास ए इनवर्स निकल चुका है, बी हमें मालूम है, तो यहाँ से हमें कैपिटल एक्स यानी कि मैट्रिक्स ऑफ एक्स वाई जेड हमें मिल जाएगा। तो अभी हमारे पास इक्वेशन जो है वो है x = ए इनवर्स बी। x है हमारे पास एक्स वाई जेड, ए इनवर्स अभी हम निकाल चुके हैं, वो कितना है हमारे पास, -1/11, 3 -9 -5 -4 1 3 -5 4 1, और बी है हमारे पास 0 9 -14। ठीक है, तो अब हम इसका प्रोडक्ट करवा लेते हैं। तो एक्स वाई जेड इक्वल्स टू -1/11, तो ये 3/3 की मैट्रिक्स है, ये 3/1 की मैट्रिक्स है, तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो हमें जो आंसर मिलेगा 3/1 में ही मिलेगा। ठीक है, तो हम इसका प्रोडक्ट कराते हैं, तो 3 × 0 हुआ 0,
-9 इंटू 9 हुआ माइनस का 81, -5 इंटू -14 हुआ प्लस का 70। फिर सेकेंड की बात करें, सेकेंड लाइन फर्स्ट कॉलम, -4 इंटू 0 हुआ 0, 1 इंटू 9 हुआ 9, -14 इंटू 3 हुआ माइनस का 42। थर्ड लाइन फर्स्ट कॉलम की बात करें तो -5 इंटू 0 हुआ 0, 9 इंटू 4 हुआ 36, 1 इंटू -14 हुआ माइनस का 14। तो ये हमें मिल गया -1/11, 0 -81 प्लस 70 हुआ माइनस का 11, 9 -42 हुआ माइनस का 33, 36 -14 हुआ 22। तो 11 को अंदर लेके गया, हर एक एलिमेंट में डिवाइड किया और माइनस को भी मैं अंदर लेके जाता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पर, मैं इसको टॉप पे लिख लेता हूँ यहाँ पे कि x, y और z का जो मैट्रिक्स है वो हमें मिल जाएगा 1, 3 एंड -2। यानी कि x की वैल्यू हमें मिल गई 1, y की वैल्यू हमें मिल गई 3 और z की वैल्यू हमें मिल गई -2। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, तीनों इक्वेशंस के अंदर इसकी वैल्यू रखिए, तीनों इक्वेशन अगर सेटिस्फाई करती है तो हमारा आंसर राइट है, नहीं करती है तो हमारा आंसर रॉन्ग है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या आ गया, x = 1, y = 3 एंड z = -2। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, एक वक्र दे रखा है y = x² - 2x + 3। इसके में स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो कि रेखा 2x - y + 9 = 0 के समांतर है। हमें कर्व गिवन है y = x² - 2x + 3। इसकी टेंजेंट हमें निकालनी है जो 2x - y + 9 = 0 के पैरेलल है। तो हमें इतना मालूम है कि 2x - y + 9 = 0 की जो पैरेलल लाइन होगी वो होगी 2x - y + c = 0। ठीक है, हम क्या करते हैं, पैरेलल लाइन निकालने के लिए जो कांस्टेंट है उसकी जगह हम c लिख लेते हैं। अब इस लाइन की जो स्लोप है वो है -x का कॉफिशिएंट अपॉन y का कॉफिशिएंट। तो ये हमें कितना मिल गया, m की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। ठीक है, अब c की वैल्यू निकालने के लिए हमें जो कर्व गिवन है, जो वक्र दे रखा है y = x² - 2x + 3। तो यहाँ से हम dy/dx निकालते हैं। तो dy/dx कितना हुआ, 2x - 2। अब हमें क्या मालूम है कि जो dy/dx है वही होती है स्लोप। तो हम कह सकते हैं कि 2x - 2 जो है वो इक्वल टू आ गया 2 के। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो मिल जाएगी 2x = 2 + 2 4। तो हमें यहाँ से x कितना मिल गया, 4/2 = 2। x हमें अगर मिल गया तो y क्या हो जाएगा, x² - 2x + 3 यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2 × 2 + 3 यानी कि 4 - 4 + 3 यानी कि हमें y कितना मिल गया, 3। तो x आ गया 2 और y आ गया 3। तो ये वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन के अंदर रख लेते हैं, हमने इस इक्वेशन के अंदर इसकी वैल्यू रख दी, तो हमें यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ। तो x और y की हम वैल्यू रखते हैं तो हमें क्या मिलेगी, 2 × 2 - 3 + c = 0 यानी कि 2 × 2 4 -3 + c = 0। तो 4 - 3 हुआ 1, 1 + c = 0। तो यहाँ से हमें c मिल गया -1। c हमें कितना मिल गया, -1। तो c की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख ले तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 2x - y - 1 = 0। क्यों, c की वैल्यू में कितनी मिल गई, -1। तो ये हमारा आंसर हो गया। जो हमारी टेंजेंट है वो होगी 2x - y - 1 = 0। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर मापी जाती है जिसमें 0.01 सेंटीमीटर की त्रुटि है। इस त्रुटि के कारण इसके आयतन की गणना में सन्निकटन त्रुटि ज्ञात कीजिए। If the radius of a sphere is measured as 7 cm with an error of 0.01 cm, then find the approximate error in calculating its volume। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन क्या क्या चीज़ें हैं, हमें एक तो इसकी रेडियस गिवन है गोले की, वो है 7 सेंटीमीटर। फिर हमें गिवन है त्रुटि, त्रिज्या के अंदर त्रुटि यानी कि dr हमें गिवन है, जो एरर हमें गिवन है 0.01 सेंटीमीटर।
जो डिफरेंस हमें गिवन है डी आर वो है 0.01 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, इसके आयतन में त्रुटि हमें निकालनी है, डी वी हमें निकालना है कि डी वी क्या होगी। ठीक है, अब त्रुटि किसके रेस्पेक्ट में, हमें ये चीज़ गिवन नहीं है, इसलिए हम डायरेक्टली हम डी आर और डी वी ही यहाँ पे टर्म्स यूज़ कर रहे हैं। हमें आयतन का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है, किसी भी गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये आयतन का फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ऑनली डिफ्रेंशिएट, किसी के रेस्पेक्ट हम नहीं कर रहे, सिर्फ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो v का डिफ्रेंशिएशन हुआ डी वी 4/3 एज इट इज़ पाई आर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन होगा 3r² इंटू डी आर। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ रख लेते हैं, एक तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो 4 पाई r², r हमारे पास कितना है 7 का स्क्वायर इंटू डी आर हमें कितना मालूम है, वो है 0.01। ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो जो हमारे पास आंसर होगा वो कितना होगा, 4 इंटू 49 इंटू 0.01 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो मल्टीप्लाई कराने पर हमें आंसर में मिलेगा 49 इंटू 4 कितना होता है, ये होता है 196 इंटू 0.01 हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा डी वी इक्वल टू 1.96 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गई हमारे पास वॉल्यूम एरर 1.96 पाई इंटू सेंटीमीटर क्यूब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे चैनल विजुअल इंस्टीट्यूट से जुड़े रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।